एक्चुअली ये एक भद्दा मजाक है टीवीएस की तरफ से उनके कस्टमर्स के लिए कि अगर बाइक को आप 60 प्लस भी ले जाते हो तो बाइक के हैंडल बार में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेकिन हल्का फुल्का महसूस होने लग जाएगा। 70-80 पे आपको ज़्यादा महसूस होने लग जाएगा। मेरी हाइट है 5.5 फीट। हाल फिलहाल मेरे पास कोई मेजरिंग टेप नहीं है, वरना मैं आपको ये भी कंफर्म कर देता। और ये रही बाइक। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये जो लाइनिंग है इससे पीछे का जो भी पोर्शन है वो एट रिस्क हो सकता है। शायद मैं ये ले लेता या काश मेरे पास भी ये होती। और कमी फील ही नहीं होती इस बाइक में किसी चीज़ की। आप खुद देखो ना, मैं आपको दिखाता हूँ। इससे पीछे वाला की टेल लाइट्स है, ये इसकी हैज़ार्ड मैंने ऑन कर रखी है फ़िलहाल, और नंबर प्लेट है, ये पूरा पोर्शन जा सकता है। अब आप खुद देख लीजिए कितना टाइम हो गया, जिसमें से 1 महीने तो मैं बेड रेस्ट पे था, बाइक मेरी बिल्कुल भी चली ही नहीं थी। अगर आपको इसमें बेहतरीन माइलेज चाहिए है, वो भी सिटी राइड पर, तो मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है वो यही है, और आपको सजेशन भी मैं यही दूंगा कि आप इसको अगर आप टीवीएस रॉनिन लेने का सोच रहे हैं तो उससे पहले मैं आपको 2 बातें बता देता हूँ कि टीवीएस रॉनिन का सबसे बढ़िया माइलेज 2000 से 5000 के बीच कितने आरपीएम पे आता है। तो आज हम देखते हैं कि इसके रियर फेंडर के क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं, तो कितना सीरियस है। मैं इस बाइक को डेली सिटी में राइड करता हूँ और कभी कभी वीकेंड्स पर हाईवे पे भी निकल जाता हूँ। तो आज मैं आपको इसका रियल ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। अब अगर आप डेली सिटी राइड्स करते हैं तो आपको 3 से 4 हज़ार आरपीएम के बीच इस बाइक में टॉर्क इतना ज़्यादा मिल जाता है कि आपको इसे सिटी में भी राइड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसके जीटीटी टेक्नोलॉजी की वजह से बिल्कुल ईजीली ट्रैफिक में क्रॉल करते हुए निकल जाओगे, आपको ट्रैफिक फील ही नहीं होगा। अगर आप इसे 4 से 5 हज़ार आरपीएम के बीच चलाते हो तो आपको ये फील होगा कि इसमें जो टॉर्क है वो अनबिलीवेबल है, लेकिन उसे आप और भी नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं, और वो ऐसे कि आप इसे 5 से 6 हज़ार आरपीएम पर एक बार लेके चले जाओ, आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि ये एक नॉर्मल क्रूजिंग बाइक है, बिल्कुल स्पोर्ट्स बाइक की तरह फील होने वाली है। अगर आप सिटी में ट्रैवल करते हो, कम्यूट करते हो डेली बेसिस पे, जैसे कि मैं लगभग 60 किलोमीटर पर डे राइड करता हूँ सिटी में, जो मुझे बिल्कुल रिलैक्स्ड फील होती है जस्ट बिकॉज इसका जो जीटीटी टेक्नोलॉजी है प्लस इसका जो सिटिंग पोस्चर है, इसे राइड करते वक्त मुझे ऐसा फील ही नहीं होता कि मैंने ये क्या ले लिया, या मैं दूसरी बाइक भी ले सकता था, या मेरे पास मार्केट में और भी ऑप्शंस थे उस वक्त। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इसमें बेहतरीन माइलेज चाहिए है, वो भी सिटी राइड पर, तो मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है वो यही है, और आपको सजेशन भी मैं यही दूंगा कि आप इसको 2000 और 4000 के बीच में इसका आरपीएम होना चाहिए, आपको एक बेहतरीन माइलेज मिलेगा। लेकिन द बेस्ट इन क्लास माइलेज मिलता है 3000 आरपीएम पे, और जो टीवीएस के एग्जिस्टिंग ओनर्स हैं वो मेरी इस बात से कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे, क्योंकि यही फैक्ट है। अब बात करते हैं इसके राइडिंग कंफर्ट की, और इसको चलाने का जो मज़ा है, इसको चलाने का जो कंफर्ट है वो बेस्ट इन क्लास है। मतलब मैं एक बार के लिए किसी हंटर या बुलेट वाले को भी रोड पर देख लेता हूँ तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि शायद मैं ये ले लेता या काश मेरे पास भी ये होती। नहीं, जो है वो बेस्ट है, और कमी फील ही नहीं होती इस बाइक में किसी चीज़ की। आप खुद देखो ना, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसे 7500 किलोमीटर से ज़्यादा चला दी है, और इसको मैंने 19 अप्रैल 2026 को लिया था। अब आप खुद देख लीजिए कितना टाइम हो गया, जिसमें से 1 महीने तो मैं बेड रेस्ट पे था, बाइक मेरी बिल्कुल भी चली ही नहीं थी इस दौरान। और इस बाइक का मैं राइडिंग कंफर्ट इतना बेहतरीन इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक तो मेरी हाइट है 5.5 फीट। हाल फिलहाल मेरे पास कोई मेजरिंग टेप नहीं है, वरना मैं आपको ये भी कंफर्म कर देता। और ये रही बाइक। अब आप इसको देखो, मेरी हाइट 5.5 फीट है, और ये रही बाइक। इसको बैठकर चलाने में बिल्कुल कंफर्ट रहते हैं, और जिसमें आपके पैर भी आगे की साइड पोजीशन होते हैं, वरना किसी बाइक्स में अगर यहाँ पोजीशन हुआ तो आपको आगे जब बैठे हो तो ऐसे नहीं, आपका पोस्चर थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। बट मुझे चाहिए था कि मेरा बेड सिटिंग पोस्चर ऐसे हो स्ट्रेट, और फिर यहाँ से लेग्स ऐसे स्ट्रेट, ये आ जाता है यहाँ पे। और अब बात करेंगे इसके हैंडल की। हंटर में अगर बाइक को आप 60 प्लस भी ले जाते हो तो बाइक के हैंडल बार में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेकिन हल्का फुल्का महसूस होने लग जाएगा। 70-80 पे आपको ज़्यादा महसूस होने लग जाएगा। बट अगर मैं बात करूँ रॉनिन की, तो इस बाइक में मुझे ऐसी
कोई भी प्रॉब्लम या इशू आज तक फील नहीं हुई है। मैं सही बताऊं, सिटी में इसको 60-70 इजीली चला लेता हूं, छोटे मोटे खड्डे आते हैं वो भी एक हाथ छोड़ के, हालांकि ऐसा रिकमेंडेड नहीं है, बट देन स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। और हाईवे पर मैं इसे आराम से 80 to 90 की स्पीड पे भी अगर क्रूज़ कर रहा हूं और मुझे किसी काम से एक हाथ छोड़ना भी पड़ गया तो बिल्कुल स्टेबल रहती है बाइक। रॉनिन की डिक्शनरी में वाइब्रेशन और इंस्टेबिलिटी का नाम है ही नहीं, तो वैसे ही इसके काम हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे उसकी जो मुझे कमेंट्स में बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा था और यूट्यूब पे इसके बारे में कई वीडियोस भी बनी हुई हैं। फैक्ट है या नहीं और ये प्रॉब्लम कितनी सीरियस है उसके बारे में बात करेंगे। और बात है इसके रियर फेंडर की। इसका जो रियर फेंडर है उसमें लोगों की शिकायत है कि यहाँ से और यहाँ से इनके क्रैक्स आते हैं या पेंट उतर जाता है और ये पोर्शन शायद बाद में टूट भी सकता है। लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि या तो हैवी वाइब्रेशंस या फिर एक्स्ट्रा लोड्स या फिर ख़राब रास्ते पर ख़राब तरीके से गाड़ी चलाने की वजह से ये चीज़ जो है हिल सकती है, टूट सकती है वाइब्रेट करके। लेकिन मेरी बाइक में अभी तक इसका पेंट उतरा है। कुछ लोग कहते हैं कि क्रैक है, ये एक्चुअली क्रैक नहीं है, पेंट है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये जो लाइनिंग है इससे पीछे का जो भी पोर्शन है वो एट रिस्क हो सकता है। और TVS वालों से मेरा एक सवाल भी है कि ये 2026 मॉडल गाड़ी है, अप्रैल में मैंने ली है और मार्च इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें भी ऐसे सीरियस इश्यूज़ आ रहे हैं जिसका अगर मैं तो क्या कोई भी कस्टमर अगर कंप्लेन करता है तो TVS को, तो TVS मुझे नहीं लगता है कि सुनने वाली है कुछ, क्योंकि ये प्रॉब्लम इसकी सिर्फ 2026 के मॉडल में ही नहीं है। 2023, 24, 25 के भी कुछ ऐसे बाइक्स के वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं जिनमें आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और ये प्रॉब्लम कोई अच्छी प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली ये एक भद्दा मजाक है TVS की तरफ से उनके कस्टमर्स के लिए कि आप इतनी अच्छी बाइक ले रहे हो, बाइक रियली बहुत अच्छी है, नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, बहुत अच्छा माइलेज देती है, लुक्स अच्छे हैं, मेटल है, नो प्लास्टिक, नो फाइबर। ये क्या है, ये तो मेरे भी समझ में नहीं आया। मतलब ठीक है, अभी तक तो कुछ ज़्यादा है नहीं, हालांकि मैं इसको ज़्यादा वाइब्रेशंस पे नहीं लेता हूँ, ज़्यादा हैवी लोड नहीं देता हूँ इसके ऊपर, और इसे ज़्यादा ख़राब रोड पर या ज़्यादा रफ़ तरीके से भी नहीं चलाता हूँ, एकदम कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए। लेकिन अगर आप हमेशा 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर चलते हैं, या फिर अगर आपको प्योर टूरिंग मशीन चाहिए है, या फिर अगर आपकी प्रायोरिटी माइलेज है, तो आप और भी ऑप्शंस मार्केट में चेक कर सकते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, क्या आप लोग TVS रॉनिन ओनर हो या TVS रॉनिन लेने की सोच रहे हैं? और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि TVS रॉनिन के रियल ओनरशिप वीडियोस, रिव्यूज और एक्सपीरियंसेस इस चैनल पर हम शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।